जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम में फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 3 का महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। हमने आपको बताया है कि आपके हर एक पेपर का 2 महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगा, जिसमें आपके सिलेबस के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएंगे, जिसमें से आपका ये फर्स्ट वीडियो है। और साथ ही साथ हर एक महासंग्राम रिवीजन क्लास की तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगी, जिससे यहाँ पर आप पढ़ें, इसको अच्छे से ध्यान से सुनें, समझें और फिर नोट्स से रिवीजन कर लें, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रह जाता है किसी एक क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। जियोग्राफी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड के चारों जो हमारे महासंग्राम रिवीजन क्लास हैं हमने दे दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक पेपर की, वहाँ से आप चेक करके उसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। पेपर 3 हमारा जो है, इसका आपका कोर्स टाइटल है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल जो आपका सिलेबस लगा हुआ है, हमने सिलेबस भी बताया है, तो उसके अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आपके बनते हैं वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। एक प्रकार से क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा है। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.43% है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बताएंगे। परंतु आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बताएंगे, 2.43% है। अगला प्रश्न, भारत के भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह हैं। आप ध्यान से देखिए, आपका जो इंडियन मैप है, आपको सबसे ऊपर हिमालय पर्वत दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मैदान देखने को ये सब मिल जाएंगे। ये आपके प्रायद्वीपीय पठार है और ये आपका जो है यह तटीय मैदान है, और साथ ही साथ द्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप, ये अंडमान है। तो एक प्रकार से ये जो हैं भौगोलिक क्षेत्र भारत के हैं इतने प्रकार के। अगला हम देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है। प्रायद्वीपीय पठार जो है यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, और भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौगोलिक विभाजन जो बनाता है वह कौन है, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र स्थित हैं। भारत में विश्व के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 2.43%, जो कि हमने बताया था। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हर प्रकार से आपके हर एक प्रश्न को यहाँ पर समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको संक्षिप्त में हर एक क्वेश्चन का आंसर इसलिए बताया जा रहा है कि जब किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप जानते रहेंगे, वह आपसे लघु उत्तरीय में पूछे, दीर्घ उत्तरीय में पूछे, आप उसको विस्तृत करके अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया था कि जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो क्षेत्रों का नाम बता दिया गया, आपको अच्छे से समझा दिया गया, आप उसको अच्छे से लिख लेंगे। क्षेत्रों के विषय में आपको बस नाम पता रहेगा तो आप अच्छे से उसको जानकारी जो है लिख देंगे। अगला प्रश्न हमने देखा कि भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र स्थित है, तो वह 2.43% हिस्सा जो है विश्व के क्षेत्रफल का भारत में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मानसून के 2 प्रकार कौन से हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पहला प्रकार, और दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून। भारत में वास्तव में कितने मानसून के प्रकार हैं, 2। कौन कौन से, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर व पूर्व मानसून। अगला प्रश्न हमारा, भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल जो है 127 कृषि जलवायु क्षेत्र पहचाने गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के 5 वर्गीकरण जलवायु के बताइए। तो जलवायु के 5 वर्गीकरण कौन कौन से हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना जलवायु को 5 मुख्य जलवायु समूहों में विभाजित करता है। पहला कौन सा है, उष्णकटिबंधीय, बी कौन सा है, मतलब दूसरा शुष्क, तीसरा है समशीतोष्ण, चौथा है महाद्वीपीय और 5वां है ध्रुवीय। यह 5 प्रकार के जलवायु योजना के विषय में, जलवायु के प्रकार के विषय में बताया हुआ है। किसने, कोपेन ने बताया हुआ है। अगला प्रश्न, ट्वार्था का जलवायु वर्गीकरण का आधार बताइए। तो ट्वार्था ने
त्रिवार्था लिखा गया आपके सिलेबस में, हमने बताया था। तो उनके अनुसार कोपन के समान ही जलवायु वर्गीकरण हेतु वनस्पति, तापमान, वर्षा एवं उच्चावच को आधार माना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, मिट्टी के वर्गीकरण के आधार क्या हैं? भौतिक स्वरूप तथा संरचना के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर? भौतिक स्वरूप के आधार पर और संरचना के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। अगर हम प्रमुख 3 प्रकार की मिट्टियों की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, कछार मिट्टी होती है, या काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी होती है, और लाल मिट्टी। ये 3 प्रकार के एक प्रकार से आपके मिट्टी के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मिट्टी के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो मिट्टी के मूल घटक जो हैं खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु हैं। सामान्य मिट्टी में लगभग 45% खनिज पाया जाता है, 5% कार्बनिक पदार्थ, 20 से 30% पानी तथा 20 से 30% हवा पाया जाता है। अगर कोई सामान्य मिट्टी है उसमें कितना? 45% खनिज, 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, 20 से 30% पानी और 20 से 30% ही हवा में उसमें पाया जाता है। मिट्टी के कितने तत्व पाए जाते हैं? तो मिट्टी के तत्वों के विषय में हम जानना चाहें तो क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन ने किसानों को बताया कि मिट्टी में कुल 16 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ये कुल मिलाकर 16 पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मिट्टी के कटाव के क्या कारण हैं? मिट्टी के कटाव के जो हैं वह अनेक कारण हैं, जैसे कि मूसलाधार वर्षा होना, बाढ़ आना, अत्यधिक पशुचरण करना, वनों का विनाश तथा स्थानांतरी खेती जो है, यह सभी मिट्टी के कटाव के कारण हैं। एक प्रकार से मिट्टी का अपरदन जो होता है वह इन्हीं कारणों से होता है। जैसे कि बहुत तेज वर्षा होने लगी तो मृदा उसमें क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है, बाढ़ में भी इसी प्रकार विभिन्न ये कारण हैं। अगला प्रश्न हमारा, मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण, फसल चक्रण, बांध का निर्माण, अतिवृष्टि को रोकना, पट्टी और छत पर कृषि समोच्च जुताई का जो है उपयोग करना। एक प्रकार से ये सभी चीज़ों से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। वृक्ष अधिक हम लगाएंगे तो वह मृदा को क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। ऐसे विभिन्न जो है हमारे यहाँ पर क्या है? साधन है जिससे हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। लगातार आपकी वीडियोस बना रहे हैं, लगभग 3 वीडियोस अभी हमने बनाए हैं, तो एक गला सूख गया है। आप आवाज़ से परेशानी अगर हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? निर्वाह कृषि है भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार। भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार जो है निर्वाह कृषि है। इसमें किसान अपना और अपने आश्रितों का पेट भरने के लिए भोजन उगाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कृषि का महत्व क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। जहां एक और यह प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? भारत में एक प्रकार से जीडीपी का बहुत ही अहम रोल है। किसका? कृषि में का जीडीपी जो है भारत की, उसमें कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में कृषि के जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को भारतीय कृषि विज्ञान का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, फसल पैटर्न क्या है? फसल पैटर्न से तात्पर्य अलग अलग समय पर विभिन्न फसलों की खेती के तहत भूमि के अनुपात से है। अगला प्रश्न हमारा, फसल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो है वो फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर गेहूँ, जौ, गन्ना, आलू, दाल यह सभी होते हैं। खाद्यान्न उत्पादक में इसका जो है प्रथम स्थान है। शुष्क मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो शुष्क मिट्टी में जो है फसलें गेहूँ, मक्का, दलहन, मक्का, जौ, बाजरा आदि सभी चीज़ें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत ने हरित क्रांति क्यों शुरू की? खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, देश में अत्यधिक गरीबी और कुपोषण को कम करने और लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। एक प्रकार से उत्पादन कम होता जा रहा था। हरित क्रांति इसीलिए लाई गई थी, जिससे हरित क्रांति में हुआ क्या था कि जो बीज हैं उसमें हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित उस कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत से जो है
क्या किए गए, उपकरणों का प्रयोग किया गया था। यह सभी चीज़ें की गई जिससे उत्पादन बढ़े, लोगों को एक प्रकार से भोजन मिले, और लगभग कितने लोग कुपोषित हो जा रहे थे और जिससे भोजन नहीं पा रहे थे। उसके पश्चात जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई और हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया गया तो यह जो है क्या हुआ, उत्पादन अधिक हुआ, लोगों को भोजन प्राप्त होने लगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह मैक्सिको है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति कौन लाया। डेयरी की कमी वाले देश को दूध से भर देना। 1970 में भारत ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम श्वेत क्रांति को गति दी हुई थी। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है। हरित क्रांति का मुख्य कारण जो है फसल के उत्पादन में कमी तथा अच्छे किस्म के बीजों की कमी को नियंत्रित कर फसल उत्पादन में वृद्धि करना तथा उन्नत खेती को एक प्रकार से प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न हमारा, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दायरे में सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन ईंधन, कोशिकाएं विद्युत, और वहीं जो है समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जैसी नवीन प्रौद्योगिकियां हैं। यह सभी जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आती हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा की सीमाएं क्या हैं। मौसम पर निर्भरता। सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जो हैं वो मौसम पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे लगातार विश्वसनीय बिजली उत्पन्न करना मुश्किल है एक प्रकार से। जैसे कि जो सौर ऊर्जा है वह जब सूर्य निकलेगा तभी तो चार्ज होगा, उससे बैटरी चार्ज होगी, तभी सौर ऊर्जा हम प्राप्त कर पाएंगे। और जो पवन ऊर्जा है जब हवा चलती है तो उससे हम ऊर्जा को बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो यह सभी चीज़ें जो हैं मौसम पर निर्भर हैं। अगर मौसम खराब हो गया तो ऊर्जा यह नहीं मिल पाती, तो एक प्रकार से हम विश्वसनीय बिजली मतलब लगातार बिजली कंटिन्यूस जो है हम इलेक्ट्रिसिटी इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। खनिज संसाधन कुल 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। यह 3 प्रकार के खनिज संसाधन हैं। खनिजों का वितरण जो है वह क्या है। भारत में खनिजों का वितरण जो है असमान है। भारत में खनिजों को निम्नलिखित मेखलाओं में विभाजित किया गया है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मेखला, यह मेखला छोटा नगर नागपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली हुई है। अगला प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और पैटर्न क्या हैं। ग्रामीण बस्ती 2 प्रकार की है, एक सघन एक प्रकीर्ण। सघन बस्ती में घर जो हैं पास पास होते हैं तथा प्रकीर्ण बस्ती में जो है घर दूर दूर फैले हुए होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ग्रामीण और शहरी बस्तियां क्या हैं। ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः बुनियादी कार्यों जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, वन विज्ञान, खनन, शिल्पकारी तथा जुलाहागिरी इत्यादि कामों में लगी रहती हैं। शहरी बस्तियां जो होती हैं वह गैर कृषि कार्यों जैसे कि उद्योग और उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन और संचार, रक्षा और प्रशासन आदि में लगी रहती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों को मोटे तौर पर 4 प्रकार में रखा जा सकता है। पहला है संकुलित, दूसरा है एकत्रित या केंद्रित, तीसरा है अर्ध संकुलित या खंडित, हेमलेटेड और बिखरी हुई या अलग थलग। यह कुल मिलाकर 4 प्रकार के ग्रामीण बस्तियां होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, जो हैं किस आधार पर यह जो है विभाजित किया गया है ग्रामीण वस्तुओं को, तो विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर, बस्तियों की आकृति के आधार पर, गुच्छित बस्तियों के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शहरी बस्तियों के पैटर्न क्या हैं। शहरी निवासियों की निपटान संरचना के आधार पर शहरी बस्तियों के प्रमुख पैटर्न निम्नलिखित हैं, जैसे कि रैखिक पैटर्न, चौकोर पैटर्न और सितारा पैटर्न। आपको देखना यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा कुछ शब्द जो है इधर उधर आवाज़ निकल जा रही। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार 3-4 वीडियो आपके बनाए जा चुके हैं आपके महासंग्राम रिवीजन क्लासेस अलग अलग सेमेस्टर के, जिससे क्या हुआ है कि गला जो है एक प्रकार से बैठ गया है और मुंह सूख गया है, कितना भी पानी पिए। तो इसलिए जो है यह जो वीडियो उसमें आपको कुछ वर्ड इधर उधर हो जा रहा होगा, बस ध्यान से आप सुनते रहिए।
अच्छे से दिए गए चैनल पर, जो भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप रिवीजन कर सकें। और चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, बस्तियां कितनी प्रकार की होती हैं। बस्तियां जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अस्थाई बस्तियां, अस्थाई बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां। अगला प्रश्न हमारा, भारत में शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है। शहरीकरण का कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जोत की जमीन का कम होना, परिवार का बड़ा आकार और जाति प्रथा जैसे दूसरे ऐसे कारक हैं जिनके चलते लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कृषि में होने वाला नुकसान की वजह से लोग कृषि छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर आते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो क्या है भारत में कि नगरों में ही जो है कारखाने हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए, जो रोजगार प्राप्त करने के लिए। और अब तो लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोग शहर में ही बसना चाहते हैं, तो इस कारण से भी वह पलायन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे शहरीकरण राज्य कौन सा है। राज्यों में गोवा अब तक जो है 62.2% शहरी जनसंख्या के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जो 2001 से एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है, जब गोवा की शहरी जनसंख्या जो है 49.8% थी। आपको एक प्रकार से यह भी जानना चाहिए कि गोवा जो है हमारा सबसे छोटा राज्य है और छोटे राज्य में ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा शहर के लोग बसे हुए हैं। अगला प्रश्न, शहरीकरण के 3 मुख्य कारण कौन कौन से हैं। औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर वहाँ पर प्राप्त हैं, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिक लाभ और ग्रामीण शहरी परिवर्तन शहरीकरण के मुख्य कारण हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है गांव में कोई सामान लेना चाहे तो हर एक चीज़ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन शहर में जो है वह घर से निकले वहाँ पर उनको उनके काम की चीज़ें, दैनिकचर्या की चीज़ें जो है वहाँ पर उनको प्राप्त हो जाती हैं, तो बहुत ही सुविधा होती है, ज़्यादा उन्हें क्या दौड़ना भागना नहीं पड़ता है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं जो कि अलग अलग हैं। आधुनिकीकरण वहाँ पर हो गया है, अच्छी अच्छी सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमेट सिटी क्या है। प्राइमेट सिटी एक ऐसा शहर है जो अपने देश, प्रांत, राज्य या क्षेत्र में सबसे बड़ा है और शहरी पदानुक्रम में किसी भी अन्य की तुलना में बहुत बड़ा है। प्राइमेट शहर की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो प्राइमेट शहर की क्या विशेषताएं हैं, तो प्राइमेट जो है वे स्तनधारी हैं जिनके पास पकड़ युक्त हाथ, बड़े दिमाग, जन्मजात व्यवहार के बजाय सीखने की एक उच्च अंश और अन्य लक्षणों का एक यह समुच्चय होता है। अगला प्रश्न, भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया। भारत के पूर्व जनगणना रजिस्ट्रार जनरल अशोक मित्रा ने सभी भारतीय शहरों के व्यवस्थित वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने 7 फैक्ट्री श्रमिक श्रेणियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया और जिसे हम क्या कहते हैं, विनिर्माण शहर। अगला प्रश्न हमारा, शहरी आकृति विज्ञान के विभिन्न प्रकार क्या हैं। शहरी आकृति विज्ञान के 3 मुख्य सैद्धांतिक मॉडल संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल, सेक्टर मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल हैं। ये मॉडल जो है शहरी परिवेश में पाए जाने वाले पैटर्न और संरचनाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा जो है वह प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रजाति फैलाव क्या है। फैलाव से प्रजातियों को एक नए क्षेत्र में स्थापित होने की अनुमति मिल सकती है। व्यक्तिगत जानवर या पौधों के बीज अपने जन्म क्षेत्र से दूर चले जाते हैं या उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र में वह चले जाते हैं। ऐसे ही प्रजाति का फैलाव हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जलवायु और भौतिक स्थितियों की जबरदस्त विविधता के साथ भारत में जीवों की विशाल विविधता है, जिनकी संख्या लगभग 92,037 प्रजातियां हैं, जिनमें से अकेले कीटों की जो है 61,375 प्रजातियां शामिल है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अकेले भारत में लगभग 2 गुना प्रजातियां अभी भी खोजी जानी एक प्रकार से बाकी हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है। जवाहरलाल नेहरू ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए जिनमें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी थी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जो हैं वह पंचवर्षीय योजना के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य जो है वह तीव्र आर्थिक विकास था, जिससे गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पंचवर्षीय योजना की विफलताएं क्या हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को कई विफलताओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि खराब कार्यान्वयन,
विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की कमी, भ्रष्टाचार, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त धन आवंटन था, जिससे जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वह क्या हुई, असफल हुई। अगला प्रश्न हमारा, भारत में बहुस्तरीय नियोजन क्या है। बहुस्तरीय जो नियोजन होता है वह नियोजन में देश को विभिन्न स्तर की प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर नियोजन की नीतियां तय की जाती हैं और ये सभी प्रादेशिक इकाइयां एक दूसरे की पूरक होती हैं। अगला प्रश्न हमारा 51 नंबर, परिसीमन योजना क्या है। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का काम होता है कि एक उच्चाधिकार निकाय को सौंप दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा 52 नंबर प्रश्न है, परिसीमन का उद्देश्य क्या है। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की एक प्रकार से सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया। परिसीमन का काम जो है एक उच्च शक्ति निकाय को सौंप दिया जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कार्य क्षेत्र और परिसीमन का उदाहरण क्या है। उदाहरण के लिए हम मान लें कि एक शोधकर्ता प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के व्यवहार पैटर्न पर मोबाइल फ़ोन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। यही एक प्रकार से परिसीमन का उदाहरण है कार्य क्षेत्र का। अगला प्रश्न हमारा है, परिसीमन कब हुआ था। 1973 के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ। 2002 में जब इस पर चर्चा उठी तब परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई। डिलिमिटेशन के तहत तय सीटों की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन होता है और उसे जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से आपका पूरा यह समाप्त होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यह वीडियो। नेक्स्ट आपकी कल आएगी, चैनल पर बने रहिए। आज की यह वीडियो एक प्रकार से 4-5 वीडियो बनाने के बाद बन रही है, जिससे क्या हुआ है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा, जिसके लिए एक प्रकार से अगला वीडियो आपका बहुत ही अच्छा बनाया जाएगा। परेशान ना हो, अच्छे से बस आप सुनिए और रिवीजन आप अच्छे से करिए। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।